Okay, so let us discuss the conflict between the fundamental rights and the directive principles of a state policy. Okay, so the conflict here is that while formulating the law, which one has to be given more preference? Okay, whether fundamental right has to be given preference over the directive principles of a state policy or directive principle has to be given preference over the fundamental rights. Okay, तो law बनाते टाइम किसको ज्यादा प्रेफरेंस देना है, फंडामेंटल राइट को या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी? तो यही conflict है. Okay, so various judgments and the constitutional amendment acts came into picture over the passage of time, and the constitutional amendment acts were brought so as to nullify the judgments of the Supreme Court. Okay, so let us discuss these judgments and the constitutional amendments so as to arrive at the present position. Okay, so in Champakam Dorai case 1951, it was said that in case of conflict between the fundamental rights and directive principle, the preference has to be given to fundamental rights. Okay, that is directive principle has to run as subsidiary to the fundamental rights. Okay, and also it was said that the fundamental right could be amended by parliament by enacting constitutional amendment. Okay, so जो fundamental rights है हमारा पार्ट 3 में उसको amend किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा by using the constitutional amendments. Okay, उसके बाद क्या है गोलकनाथ केस में क्या किया गया, ये जो प्रोविजन था ना फंडामेंटल राइट कुड बी अमेंडेड बाय इनेक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसको बदल किया गया. इसमें क्या किया गया, तो पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द फंडामेंटल राइट्स, मतलब पार्लियामेंट के पास पावर नहीं होगा कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सके. ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, पार्लियामेंट का पावर कम हो गया. समझ में आ रहा है, तो पार्लियामेंट का पावर कम हो गया तो ऑब्वियसली पार्लियामेंट विल रिटेलिएट. तो गोलकनाथ केस को बदलने के लिए 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 लाया गया था. इसमें ये बोला गया पार्लियामेंट हैज पावर टू टेक अवे और अब्रिज द फंडामेंटल राइट्स बाय इनेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, मतलब कि जो गोलकनाथ में केस में जो बोला गया था ना, जो जजमेंट था उसको बदल दिया गया है ना. पार्लियामेंट हैज पावर टू टेक अवे और अब्रिज फंडामेंटल राइट्स बाय इनेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. ठीक है, देखो तो फिर 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 के बाद क्या है, 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971. ओके, तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस. ओके, देखो आर्टिकल 31 जो था हमारा फंडामेंटल राइट था. ठीक है, आर्टिकल 31 इज राइट टू प्रॉपर्टी, फंडामेंटल राइट था और उसको फंडामेंटल राइट से हटाया गया था 1978 में यूजिंग 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. ठीक है, और ये जो अमेंडमेंट आया था ना वो 1971 में आया था. 1971 के टाइम पे आर्टिकल 31 उस टाइम पे क्या था, फंडामेंटल राइट था. आर्टिकल 31 दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी वाज फंडामेंटल राइट. तो आर्टिकल 31 में ही आर्टिकल ऐड किया गया, आर्टिकल 31C. ठीक है, तो इसमें दो प्रोविजन ऐड किया गया. फर्स्ट 39B and 39C इज गिवन मोर प्रेफरेंस ओवर आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19. ठीक है, 39B and 39C आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. सो व्हाइल फॉर्मुलेटिंग द लॉ 39B and 39C हैज टू बी गिवन प्रेफरेंस ओवर आर्टिकल 14 एंड 19. सेकंडली सेकंड प्रोविजन में क्या बोला गया, एनी सच लॉ बेस्ड ऑन दिस डिक्लेरेशन विल नॉट बी क्वेश्चनड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ. ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह का जुडिशियल रिव्यू है ना. तो उसके बाद क्या है, देखो केशवानंद भारती केस 1973, इसमें ये बोला गया कि जो सेकंड प्रोविजन है ना आर्टिकल 31C का, उसको नल एंड वॉइड कर दिया गया. दिस सेकंड प्रोविजन वाज नलिफाइड. ठीक है, इसमें ये बोला गया कि जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कैन नॉट बी टेकन अवे बाय द अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट अंडर द आर्टिकल 368. मतलब कि आर्टिकल 368 को यूज करके बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं चेंज किया जा सकता है. जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक स्ट्रक्चर. तो आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि अगर ऐसा कोई लॉ बनाया जा रहा है इस प्रिंसिपल पे, उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, ऐसा नहीं बोल सकते. दैट्स व्हाई इट वाज नलिफाइड अंडर दिस केशवानंद भारती केस 1973. उसके बाद क्या हुआ, फिर पार्लियामेंट को बोला, पार्लियामेंट ने क्या बोला 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1973 से जितने भी डीपीएसपी हैं वो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 से मतलब सारे डीपीएसपी को प्रेफरेंस दिया जाएगा इस आर्टिकल 14 एंड 19 पे. लेकिन इसको क्या किया, इनवैलिडेट कर दिया गया यूजिंग दिस मिनरवा मिल्स केस में इसको इनवैलिडेट करार कर दिया गया. ठीक है, तो प्रेजेंट पोजीशन क्या है, आर्टिकल 39B और 39C इज गिवन मोर प्रेफरेंस ओवर आर्टिकल 14 एंड 19 और जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है. तो दिस इज द प्रेजेंट पोजीशन. ठीक है, तो हमेशा आर्टिकल 39B और 39C को मोर प्रेफरेंस. सो व्हाइल फॉर्मुलेटिंग द लॉ आर्टिकल 39B एंड 39C विल बी गिवन मोर प्रेफरेंस ओवर आर्टिकल 14 एंड 19. ओके, सो दिस इज द प्रेजेंट पोजीशन. सो दिस इज ऑल अबाउट द conflict between the directive principles of the state policy and the fundamental